हे हेलो दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है कार्बन कंपाउंड्स। जी हाँ, ये पूरा का पूरा चैप्टर कार्बन पे बेस्ड है। मतलब कि कार्बन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम में भी और यूनिवर्स में भी। तो ये है चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम साइंस 1, जिसमें हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के बारे में सीखने वाले हैं गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो गाइस, ये जो कार्बन है, दिस इज द फोर्थ मोस्ट अबेंडेंट फाउंड एलिमेंट ऑन द यूनिवर्स। मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाले चौथा एलिमेंट है कार्बन इन द होल यूनिवर्स। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कौन सा है? द वेरी फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन। पहला कौन सा है? हाइड्रोजन। एंड द सेकेंड वन इज हेलियम, right guys, and the third one is oxygen, and then comes the carbon. So first hydrogen, helium, oxygen and carbon. तो इसलिए भी कार्बन को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज, कार्बन को पढ़ना इंपॉर्टेंट तो है ही, बट कितना इंपॉर्टेंट है और ये कहां पे कितने में, मतलब अर्थ क्रस्ट में कितना है, एटमॉस्फेयर में कितना है, पूरे यूनिवर्स में कितना और किस फॉर्म में है, ये जान के आप पूरी तरीके से सरप्राइज्ड हो जाओगे, जो आगे मैं आपको स्टैट्स बताने वाला हूं। तो गाइज, कार्बन के ऑकरेंस के या प्रेजेंस के बारे में बात करो तो इन अर्थ क्रस्ट, अगर आप अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हो तो इट इज जस्ट 0.02%। यस, इट इज जस्ट 0.02% प्रेजेंट इन फॉर्म्स ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो मिनरल्स, पेट्रोलियम, कोल, इन सारे फॉर्म में पाया जाता है इन द अर्थ क्रस्ट। मैंने किसकी बात की? अर्थ क्रस्ट की गाइज। तो इट इज वेरी लेस। ठीक है, अगर हम बात करें इन द एटमॉस्फेयर, तो इट इन द एटमॉस्फेयर कार्बन इज प्रेजेंट अराउंड 0.03%। ठीक है गाइस, कितना है? 0.03%, एंड दैट इज इन फॉर्म ऑफ गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। तो बोलोगे सर ये तो बहुत ही कम हुआ, कुल मिला के 0.05% हुआ। तो जी हाँ, ये जो कार्बन है ये कंपाउंड बनाता है दूसरे चीजों के साथ और मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकता है, और इस तरीके से ये अबेंडेंटली प्रेजेंट है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या जानना है इस चीज में हमें। तो कार्बन के प्रेजेंस के बारे में तो हमने सीख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, कार्बन इतना ज्यादा प्रेजेंट है तो इसके कुछ एग्जाम्पल चाहिए होंगे हमें, जिससे हम प्रूव कर सके कि हाँ यार, कार्बन तो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, चारों तरफ प्रेजेंट है। तो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो है ऑफ ऑक्सीजन साइकिल। अब ऑक्सीजन साइकिल आप में से काफी लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, एक पेड़ जो है वो क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब ये ऑक्सीजन हम जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स इनहेल करते, प्लांट्स नहीं, हम जैसे ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इसको क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। प्लांट्स नहीं, प्लांट्स तो ऑक्सीजन देते हैं, और हम एक्सेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या एक्सेल कर देते हैं गाइस? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस पेड़ लेता है एंड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, सूरज का इस्तेमाल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है, एंड अ प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस, उसका यूज करके ये वापस अपना फूड प्रिपेयर करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इस तरीके से एक साइकिल चलते रहता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ये भी पॉसिबल हो पाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही पॉसिबल हो पाता है, और इसमें कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी निभाता है। तो कार्बन की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको इससे एक सिंपल सा तो एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि कार्बन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तभी तो हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन कार्बन। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड अगला देखते हैं हम लोग कि कार्बन और कहां कहां प्रेजेंट है। तो गाइस, अभी एक बहुत ही सही सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि ऑल लिविंग सिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन। हम क्या कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग सिस्टम है सभी कार्बन से कंपोज्ड है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। आप ह्यूमन बींग, प्लांट्स, एनिमल्स कोई भी ले लो। गाइज, हम लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं, द फूड भी जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द फूड वी कंज्यूम। तो जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसमें भी कार्बन कंपाउंड होता है। कौन से फूड हम कंज्यूम करते हैं? तो हम फूड कंज्यूम करते हैं जैसे कि गाइज प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और भी बहुत सारी चीजें हम कंज्यूम करते हैं। लेकिन ये जो प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जो हम कंज्यूम करते हैं इसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या प्रेजेंट है गाइस? कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के कंपाउंड्स प्रेजेंट है। कार्बन कंपाउंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन अवर न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए, आरएनए के जो न्यूक्लिक एसिड्स है उसमें भी कार्बन कंपाउंड्स इवन प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन हैज एन इंपॉर्टेंट रोल। चलो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें और देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो
जैसे कि सोप और डिटर्जेंट जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि मेडिसिन्स, ठीक है गाइस, जो मेडिसिन्स हम लोग यूज करते हैं अपने आप को क्योर करने के लिए इलनेस या डिसीज से, उन सब में भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं या फिर कार्बन के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो कार्बन तो इंपॉर्टेंट हो गया। चलो यहां तक ही हम हार नहीं मानते, कार्बन जो है वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में, ठीक है, कार्बन अपने एलिमेंटल फॉर्म में भी बहुत यूज आता है। जैसे कि एलिमेंटल फॉर्म की बात करें तो कौन से हो जाएंगे, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट जो कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म है उसमें भी कार्बन यूज होता है। लाइक डायमंड कहां यूज होता है, इन मेकिंग ज्वेलरीज, इन कटिंग ग्लास, ठीक है गाइज। एंड ग्रेफाइट इट इज यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट, इलेक्ट्रोड, पेंसिल के अंदर जो लीड होता है उसमें ये ग्रेफाइट यूज होता है। तो जी हाँ, हम कह सकते हैं कि कार्बन तो यार बहुत जगह पे प्रेजेंट है। तो गाइज अब एक स्टेटमेंट तो बनता है यहां पे, और स्टेटमेंट क्या है कि ये सारे एग्जाम्पल को देख करके, इन सारे एग्जाम्पल को अच्छे से एनालाइज करके हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं, और वो सेंटेंस है कि कार्बन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। यार कहीं भी देख लो, कार्बन तो सभी जगह पे प्रेजेंट है ही है। तो आप मानते हो कि कार्बन हर जगह प्रेजेंट है कि नहीं है? जी हाँ, कार्बन हर जगह प्रेजेंट है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने प्रूफ कर दिया कि ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट से टर्म्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। वो टर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी है हमें, मतलब इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। काफी आप में से ऐसे बच्चे होंगे जिनको इन टर्म्स के बारे में पता होगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। अगर आपको पता है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा इतना पार्ट, और अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे सीख लीजिएगा। तो चलिए, तो गाइज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इन इंपॉर्टेंट टर्म्स में मैं जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म और सबसे बेसिक चीज बात बताना चाहूंगा आपको, वो है एटॉमिक नंबर। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं एटॉमिक नंबर की। तो अगर आपको पता है तो ये पार्ट स्किप कर दो, अगर नहीं पता है तो गाइज आप इसे सुनिए। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम। तो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। तो उसके अंदर का या तो आप प्रोटॉन के नंबर काउंट कर लो या तो आप इलेक्ट्रॉन के नंबर काउंट कर लो, और इसी को आप बोलोगे एटॉमिक नंबर। गाइज एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय अ सिंबल Z। एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक सिंबल Z से, और A से होता है एटॉमिक मास। तो अगर हम एग्जांपल के लिए कार्बन ले ले, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है इसके ऑर्बिट में, बीच में कार्बन का न्यूक्लियस है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन रहेंगे और 6 न्यूट्रॉन रहेंगे। उसके अलावा ऑर्बिट्स है, साइड में शेल्स है, उन शेल्स में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी में 4 है नेक्स्ट वाले में। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6, और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है 6 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है 6। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्लियर हो गया गाइज। तो अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, उस टर्म को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल्स। कौन से सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है गाइस। तो जैसे कि ये एक एटम है, इस एटम का न्यूक्लियस है, और जो पहला शेल होता है उस सेल को हम लोग के सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? के शेल। दूसरे वाले शेल को हम लोग एल शेल कहते हैं, तीसरा वाला एम, एंड सो ऑन। इसमें कौन से शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके पीछे एक फॉर्मूला होता है जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 2n²। मगर अभी उसमें ज्यादा नहीं घुसते क्योंकि क्या है कैसे है, बस ये जान लो कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी सारे सब्सिक्वेंट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लिखते हैं, मगर होते 8 नहीं है, 18, 32 इस तरीके से होता है। इसके पीछे का रीजन बस इतना समझ लो कि ओवरलैप होता है, और इतना पॉसिबली हम लोग दिखा नहीं सकते डायग्राम में। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब कार्बन की अगर बात करोगे आप लोग, ठीक है, तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा? 2,4, राइट? क्या होगा? 2,4। क्यों? क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 2,4 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो गाइज अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसके बारे में सीखते हैं, जिसको कहते हैं वैलेंसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को सीखने के लिए। तो वैलेंसी मतलब होता है, तो गाइज आपके आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको ही आप लोग कहते हो वैलेंसी या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एग्जांपल के लिए अगर हम कार्बन को कंसीडर करें तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में जो कि एल सेल है उसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि गाइज अगर यहां तक सभी कुछ क्लियर है तो चलिए एक बार इन सारी चीजों को समराइज कर लेते हैं। फॉर कार्बन द एटम इज रिप्रेजेंटेड इन दिस वे, एंड इसका एटॉमिक नंबर है
6 जो कि हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4 एंड गाइस इसका जो वैलेंसी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट सेल, इट इज 4। कार्बन से बने हुए सारे कंपाउंड्स को कहा जाता है कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है गाइस, फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो एग्जांपल के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा ऐसा कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो आई होप कि यहां तक सभी कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि हर एक एटम कोशिश करता है, हर एक एलिमेंट, हर एक एटम कोशिश करता है उसके नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनना। तो यहां पे मैंने लिखा है व्हेन एन एलिमेंट हैज इट आउटरमोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड इट इज कॉल्ड एज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जब भी एक एलिमेंट का आउटरमोस्ट सेल जो कि वैलेंस सेल होता है अगर वो पूरी तरीके से भरा हुआ है तो उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है गाइस, एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं हेलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2, Z इज इक्वल टू 2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2। तो पहला जो इसका सेल है आप यहां पे देख सकते हो, इसका जो पहला सेल है गाइस उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी कैपेसिटी भी 2 इलेक्ट्रॉन की है। तो इसको हम लोग बोलेंगे नोबल गैस। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल नियॉन। तो गाइस अगर आप नियॉन की बात करोगे तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। तो पहला सेल में 2 की कैपेसिटी और 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे सेल की कैपेसिटी 8 की है और यहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन भी इस तरीके का बनने की कोशिश करेगा। ठीक है गाइस, तो जो ये हमारा कार्बन है उसको कितना चाहिए? नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन। या तो ऐसा करने के लिए नोबल गैस अगर उसको हेलियम जैसा बनना है तो उसको ये पूरा सेल में जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करना पड़ेगा, और अगर हमारे कार्बन को नियॉन जैसा बनना है तो इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो या ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके इस तरीके के काम कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? गेन करके कर सकता है। अच्छा, यहां तक तो क्लियर है। तो अब देखते हैं कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा और 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो क्या होगा गाइज। तो ये हमारा कार्बन। ठीक है गाइज, नाउ गाइज अगर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये जो ग्रीन कलर से जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे घूमते हुए, ये कार्बन ने क्या किया है? गेन किया है। तो अगर ये ऐसा करता है गाइज तो ये अनस्टेबल बन जाएगा क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस बढ़ जाएंगे। इसकी न्यूक्लियस की जो कैपेसिटी है वो 4 इलेक्ट्रॉन संभालने की कैपेसिटी है आउटर मोस्ट सेल में। तो क्या होगा? इसकी जो न्यूक्लियस की कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड चला जाएगा और कार्बन के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आप देख सकते हो C4- हो जाएगा ये। ठीक है, और ये बहुत ही अनस्टेबल, और ऐसे करने के लिए भी इसको काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कार्बन कुछ भी करके नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन नहीं कर सकता है। ठीक है गाइज, तो दूसरा जो इसके पास ऑप्शन बचता है वो है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो चलिए वो वाला देखते हैं। तो ये जो हमारा कार्बन है गाइज, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इफ इट्स लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, हेलियम के जैसा। ये वाला, ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए इसको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, बहुत ही हाई एनर्जी इसको चाहिए, और ये भी काफी अनस्टेबल होगा और कार्बन इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है गाइज, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब यही चीज कार्बन करेगा कैसे? ये अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से अटेन करेगा? तो इस सवाल का जवाब है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना के ये इस चीज को अचीव करेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कैसे? किस तरीके से कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? तो देखिए, ये जो कार्बन है ये क्या करता है? शेयर्स द इलेक्ट्रॉन। ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ शेयर करता है और उनके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयर होने देता है। तो जो बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, आपस में शेयरिंग से, उसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये किनके साथ शेयर करेगा? तो ये हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और किसी के भी साथ शेयर कर सकता है जो भी इसके साथ म्यूचुअली शेयर करने के लिए तैयार है। ठीक है, और शेयरिंग से क्या बनता है गाइज? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में समझ लेते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और क्या क्या चीजें हैं जो हमें कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सो एज टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोवेलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगला जो पॉइंट हमें जानना चाहिए कि कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज कोवेलेंट कंपाउंड।
तो जो कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड के कारण बनता है उसको हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। नाउ एज द कार्बन विल फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन, वी से दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट। तो कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों है? क्योंकि वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, ठीक है गाइस, शेयरिंग एंड पेयरिंग करके। चलो अब देखो, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कोवेलेंट बॉन्ड से जो भी कंपाउंड बनते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है गाइस? काफी कम है। तो आई होप कि यहां तक सभी कुछ क्लियर। तो गाइस देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनता है और कौन से एटम किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो हम लोग कुछ एग्जांपल कंसीडर करने वाले हैं, जिसमें पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम ऑफ हाइड्रोजन। तो आप सबको पता होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक एटम बना लिया हमने हाइड्रोजन का, जिसके अंदर एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहां पे आपको दिख रहा होगा, और ये एक H एटम है, मतलब हाइड्रोजन का एक एटम है। अब हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनाएगा? अब हाइड्रोजन को नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर लेना है, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो उसको हीलियम के जैसा बनना पड़ेगा। मतलब इसका आउटर मोस्ट सेल, जो पहला सेल है, वो कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन आपस में मिलके ये काम करेंगे, ठीक है गाइस। तो 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ अपने एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे इन द एटम, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये बन गया एक कोवेलेंट बॉन्ड, और ये दोनों अपने एक एक एटम को, एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने एटम में से शेयर कर रहे हैं। ये गाइस काफी सिमिलर है हीलियम से। जैसे कि हीलियम में देखो, ये हीलियम की तरह ही हो गया, हीलियम के जैसा बन चुका है। तो इस तरीके से इन्होंने एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। देखिए गाइस, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। H ये सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने दिखाया है यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होगा और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। आप रेड वाला लेजर देखिए, यहां और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है गाइस। तो यहां तक तो आपको क्लियर होगा कि इसको सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं गाइस, और इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां पे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल को और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि 8 की टोटल जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। तो इसको 2 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये अपने नियरेस्ट नोबेल गैस जैसा बन जाएगा, जो कि है नियॉन, ठीक है गाइज। या फिर ये लूज कर सकता है, तो लूज करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो ये गेन कर लेगा 2, ठीक है गाइज। तो चलो देखो, ये इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ शेयर करके इस तरीके से बना रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और ये काफी हद तक दिखता है नियॉन जैसा, ठीक है। यहाँ पे 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2, और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से ये नियॉन के जैसा बन जाएगा। अब इसी कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक था सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हमने ये इस तरीके से दिखाया, डबल बॉन्ड से दिखाया गाइस, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, ठीक है गाइस। एक और एग्जांपल हो सकता है नाइट्रोजन का, जो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क, ये आप खुद करोगे। अब एक सवाल उठता है, और वो सवाल क्या है कि क्या सिमिलर काइंड ऑफ एटम ही बॉन्ड बनाते हैं? तो जी नहीं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम भी बॉन्ड्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें मीथेन की, जो कि सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन भी है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जब कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। इसके बारे में हम आगे बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। मगर सबसे पहले समझते हैं मीथेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो CH4। तो गाइज यहां पे एक है कार्बन और बाकी होंगे हाइड्रोजन। तो कार्बन के पास आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है। इसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो और जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये इसको हाइड्रोजन देंगे, 4 हाइड्रोजन देंगे, ठीक है गाइज। तो ये आ गए 4 हाइड्रोजन। इन चारों हाइड्रोजन ने मिलके इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए, और आपस में शेयरिंग एंड पेयरिंग के कारण इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड से एक कंपाउंड बनाया CH4, जिसको हम लोग कहते हैं मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी बुलाया जाता है, ठीक है गाइस। तो आई होप कि यहां तक आपको सभी कुछ क्लियर होगा। और इस पूरे लेक्चर का मुद्दा ये था कि कार्बन का इंपॉर्टेंस समझना, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है और अपने नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को किस तरीके से अचीव करता है। तो इस तरीके से कार्बन अपने नियरेस्ट
कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है कोवेलेंट बॉन्ड बना करके शेयरिंग एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है गाइज, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइज ये है लेक्चर 1 का एंड। मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग समझेंगे अबाउट वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, क्यों कार्बन को एक वर्सेटाइल एलिमेंट भी कहा जाता है। बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करिए, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ऐसे वीडियोस सब तक अगर पहुंचेंगे तो उनकी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।